फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुल्म माना जाता है और सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरी की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई माकूल शक आप लोगों को नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर मुलजिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुलजिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो एक मत से होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी संजीदगी से और ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। धन्यवाद। सरकार का, गवर्नमेंट का, जो इस घटिया तबके को दुनिया भर की रियायतें दिए जा रही
ताकि इनसे वोट हासिल कर सके। पर इससे होगा क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये गंदा खून गंदा ही रहेगा। ये सब साले आपस में लड़ मरेंगे और यही इनकी सजा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को इंतजार है। कोई बात वो नंबर के हिसाब से ना उस तरफ उस ये तरफ नीचे चला जाए। तो ठीक है, आप लोग जैसे भी चाहें इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता। एक तरीका तो ये है कि हम लोग सबसे पहले सारे पॉइंट्स पर बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पहले वोटिंग कर लें ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ हैं। मेरा ख्याल है कि पहले वोटिंग की जाती है। हाँ, पहले वोट ले लेते हैं, क्या पता 5 मिनट में छुट्टी हो जाए। ये सब आप लोगों पर है। लेकिन याद रखने वाली बात सिर्फ एक ही है कि उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है। अगर हम लोग उसे कसूरवार ठहराते हैं तो हम उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा रहे हैं। अरे भाई ये सब बातें हम लोग जानते हैं, आप शुरू कीजिए ना। हाँ चलिए वोट ले लेते हैं। हाँ, जरा पता तो चले कि कौन किधर कर रही। कोई ऐसा भी है जो वोट ना देना चाहता हो? ऐसी बात करो। तो चलिए वोट ले लेते हैं। 12 के 12 लोगों की एक राय लाजमी, कसूरवार या बेकसूर। जो लोग कसूरवार के पक्ष में हैं वो लोग अपना हाथ उठाएं। अभी कसूरवार हो गई छुट्टी। चलिए। और बेकसूर 11 कसूरवार, 1 बेकसूर। लीजिए, हमेशा एक ना एक निकल ही आता है। तो क्या किया जाए? मेरा ख्याल है बातचीत। सुनिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि लड़का बेकसूर है? जी, मुझे कुछ पता नहीं। वाह, सुना आप लोगों ने? 7 दिन तक लगातार अदालत में बहस सुनने के बाद ये हुजूर फरमाते हैं इन्हें कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक। और आप, अरे कुछ तो कायदे की बात कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में थे और आपने भी वही सब कुछ सुना है जो हम सब लोगों ने सुना है। वो आदमी एक खतरनाक कातिल है, मालूम नहीं है आपको बात? आदमी, उस लड़के की उम्र बस 19 साल है। हाँ तो 19 साल भी कोई कम नहीं होती है। कोई दूध पीता नासमत बच्चा तो है नहीं वो। अरे उसने अपने बाप का खून किया है और उसके सीने में 4 इंच का खंजर घोंपा है। यस, ये तो बिल्कुल साफ बात है भाई साहब। मैं तो शुरू में ही समझ गया था। कौन नहीं समझा था? बताइए कौन नहीं समझा था? ये तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जैसा मामला है। शक की तो गुंजाइश ही नहीं है इतनी सी भी। और वैसे भी अदालत में सब कुछ साबित हो चुका है। अब आप क्या चाहते हैं कि वो सारे सबूत में आपको फिर से गिनाऊं? यही चाहते हैं आप? जी नहीं तो फिर चाहते क्या है आप? कुछ नहीं, बस इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, 11 आदमी यहाँ पर एक राय लिए बैठे हैं और हम में से किसी को भी जरूरत नहीं है इस मुद्दे पर दोबारा बहस करने की, सिवाय आपके। क्यों? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप वाकई उस लड़के की कहानी पर यकीन करते हैं? जी देखिए, मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूँ कि नहीं, शायद नहीं करता। तो फिर बेकसूर वोट देने का क्या मतलब है? आप 11 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं फौरन अपना हाथ उठा दूं और उसे फांसी के तख्ते पर भेज दूं। अरे तो ये कौन कहता है कि ये मेरे लिए आसान है? कोई नहीं। क्योंकि मैंने अपने हाथ फौरन उठा दिया इसलिए। अरे मैं कहता हूँ कि लड़का कसूरवार है। आप चाहे 36 साल तक झक मारते रहिए, मेरा दिमाग नहीं बदल सकते। देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग यहाँ किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए बैठे हैं, जो यूं ही 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए हम सब लोग गलत हो तो? वाह, मान लीजिए हम सब गलत हो तो? अच्छा मान लीजिए ये सारी बिल्डिंग मेरे सिर पर आ गई तो? अरे भाई, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है और फैसला लेने में कितना वक्त लगता है। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है जब हम सबकी एक ही राय है कि लड़का कसूरवार है। अच्छा मान लीजिए ये फैसला हम 5 मिनट में सोच भी लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 घंटा सोच लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी वो फिल्म 6:30 बजे शुरू होगी। एक एक्स्ट्रा टिकट भी है मेरे पास, आप चलेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। कोई और कुछ कहना चाहता है? जी आप? जी नहीं, फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना। और मैं अपना 1 घंटे का समय देने के लिए तैयार हूँ। वाह, क्या कमाल कर रहे हैं आप। तो चलिए, मैं भी आप लोगों को एक लतीफा सुना देता हूँ। एक लड़की दौड़ती हुई डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुई, कमर तक बिल्कुल नंगी। हाँ, फिर क्या हुआ? देखिए, हम लोग आपका लतीफा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए कि किस लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक लड़के की जिंदगी का सवाल है जिसकी अब तक की उम्र ठोकरें खाते हुए गुजरी है, तकलीफें सहते हुए गुजरी है। उसकी परवरिश शहर के एक गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई है। 9 साल की उम्र, महज
की उम्र में उससे उसकी मां छिन गई और जब उसका बाप चोरी के इल्जाम में 1.5 साल की सजा भुगत रहा था तो ये लड़का यतीम खाने में अपने दिन काट रहा था। अब जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी तमाम बातों से आप सब वाकिफ हैं। आपने कोर्ट में सुनिए, इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल इन तकलीफों में गुजारे हैं और शायद 20 पूरे भी ना हो सके। देखिए, मैं समझता हूं कि इस लड़के के लिए कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हो ही सकते हैं। That's all. सुनिए मिस्टर, मुलजिम पर मुकदमा बड़ी ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया है और आपको मालूम है एक मुकदमे पर कितना खर्च होता है। वो तो उस लड़के की तकदीर अच्छी है भाई कि सरकार की तरफ से उसे एक सरकारी वकील दिया गया है और हम लोग भी कोई बच्चे नहीं हैं, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हम सबने ये मुकदमा बड़ी ईमानदारी से सुना है और यकीन मानिए मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनका पूरा का पूरा आवा ही खराब होता है। इनकी किसी भी बात पर यकीन करना सरासर बेवकूफी है, बेवकूफी। इन सालों की तो कौम ही पैदाइशी छोटी होती है। एक सेकंड जनाब आली, मुझे अचानक से महसूस होने लगा है कि तुम्हारी जानकारी काफी मायूब है। तुम्हें क्या लगता है कि सच का इल्म सिर्फ तुम्हें है? चाय का ठेका ले रखा है? ठेका? हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे ठीक है, यहाँ पर कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है कि बाप अपना भाषण शुरू कर दें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बहस की यहाँ कोई जरूरत है। हम लोगों से सभ्य लोगों की तरह बर्ताव की जाने की उम्मीद की जा सकती है और अगर हमें बहस करनी ही है तो दलीलों पर कीजिए, उन सबूतों पर कीजिए जो अदालत में हमारे सामने पेश किए जा चुके हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इनका सुझाव काफी अच्छा है। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो इसकी वजह बताएं। हो सकता है कि इन्हें किसी किस्म की गलतफहमी हो जिसे हम दूर कर सकें। ये आप क्या करते हैं? ये नया कैंपेन शुरू किया है। स्लोगन सुनिए, रिच एंड टेस्ट गुड लाइक ए सिगरेट शुड। कैसा है? भाई साहब, अच्छा है ना? भाई साहब, क्या हो रहा है? सॉरी, ये कुछ न कुछ करते रहने की मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इससे मुझे सोचने में भी हेल्प मिलती है। देखिए, हम सब लोग किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। सॉरी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब लोग मिलके इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब लोग सही हैं और ये गलत। अगर ऐसा है तो हम सब लोग एक 2 मिनट का समय ले लेते अपनी बात रखने के लिए। अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा है ना? 2 मिनट। तो ठीक है, हम लोग अपने अपने नंबर से बोलते हैं। सबके पास 2 मिनट का समय। चलिए भाई साहब, आप। देखिए, शब्दों में कहना कठिन है पर मुझे लगता है कि लड़का दोषी है क्योंकि किसी और ने कुछ साबित भी नहीं किया। देखिए, किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है। साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुलजिम को कुछ नहीं कहना पड़ता, यही कानून है। जी आप ठीक कह रहे हैं पर मेरे विचार से लड़का दोषी ही है क्योंकि किसी ने उसको खून करते भी देखा है। वो जो बस काफी है दोस्त। बैठो मैं बैठ। तो जरा गौर कीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बिना किसी जाति जज्बात के। जी, मैं सिर्फ उन सबूतों के बारे में बात करूंगा जो कि अदालत में हमारे सामने पेश किए जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उसी खोली के नीचे जिसमें ये कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात को 12:10 पर उसे ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची आवाजें सुनाई दी। हाँ, उसका कहना है कि आवाजें उसे लड़ाई झगड़े की आवाजें लगी वगैरह वगैरह। उसके बाद उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके कुछ सेकंड के बाद उसे किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, बाहर झांका और उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर जाते हुए देखा। सुनिए मिस्टर, उसने देखा। उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर के कमरे में एक लाश मिली जो कि लड़के के बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा खंजर रुका हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास बताया गया। बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए जनाब, ये कुछ पॉइंट्स है, सबूत है जिन्हें आप यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है ना, उसकी सजा उसे हर हाल में मिलनी चाहिए। That's all। ठीक है? देखिए, लड़के ने जो अपने बचाव में बयान दिया है वो मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। लड़के का कहना है कि जिस वक्त उसके बाप का कत्ल हुआ उस समय वो एक फिल्म देखने के लिए गया
बल्कि उसके 1 घंटे के बाद ही ना तो उस लड़के को फिल्म का नाम याद रहा और ना ही उसमें काम करने वाले कलाकारों को। इनफैक्ट ऐसा कोई शख्स हमें नहीं मिला जिसने उसको सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाकर देखा। और वो औरत जो रेलवे लाइन के पार ठीक सामने वाले मकान में रहती है, अगर उस औरत की गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं कर सकती तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक, वो औरत इस केस का चश्मदीद गवाह है। भाई साहब आपने अपनी बारी से बोलिए ना। अरे छोड़िए बारी बारी, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। एक औरत जो रात को अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, उसे गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही, वो अपनी खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि ये लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा, राइट? जी कोई कैसे यकीनी तौर पर कह सकता है कि ये वही लड़का है? सुनिए, औरत उस लड़के को अच्छी तरह से जानती है, बरसों से पहचानती है। उस लड़के के कमरे की खिड़की रेलवे लाइन के उस औरत के मकान के ठीक सामने है। उस औरत ने अदालत में कसम खाकर यह बयान दिया है कि उसने इस लड़के को कत्ल करते हुए देखा है। एक सेकंड, अदालत में एक चीज और साबित हो चुकी है कि अगर रेलगाड़ी के डब्बों की रोशनी बुझी हुई हो और डब्बे खाली हो तो खिड़कियों के उस पार क्या हो रहा है ये आसानी से देखा जा सकता है। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये उस लड़के की बात का आप यकीन नहीं करते, तो इस औरत की बात का यकीन कैसे करते हैं? ये भी तो उसी तबके की है जिस तबके का वो लड़का है। क्यों? सुनिए मिस्टर, अब आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह देता हूँ अपना ये खलीफापन कहीं और जाकर दिखाइएगा, वरना मैं आपकी अरे आप खाना गरम वाली की बातों में आप शांत रहिए। चलिए बैठिए, जा रहे हैं खाना। शांत रहिए सर साहब बैठिए ना। भाई साहब जी मुझे अभी कुछ नहीं कहना। जी आपकी आप जी मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था और मुझे तो शुरू में ही यकीन सा होना शुरू हो गया था। अब देखिए, बिल्डिंग की उसी मंजिल पर रहने वाली औरत ने जो बयान दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब शाम को बाप और बेटे में काफी झगड़ा वगड़ा हुआ था, करीबन शाम को 7-1 बजे। उसके बाद वो लड़का घबराता हुआ, माफ कीजिएगा 7 बजे नहीं 8 बजे। जी 8 बजे जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो उसके बाद बिल्कुल ठीक 8 बजे। शुक्रिया। उसी मंजिल के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था, बाप बेटे एक दूसरे से क्या कह रहे थे, ये उन्होंने नहीं सुना। उसके कुछ देर बाद उन्होंने 2 थप्पड़ की आवाज सुनी जो शायद बाप ने बेटे को मारे थे, और उसके फौरन बाद उन्होंने लड़के को गुस्से में घर से बाहर भागते हुए देखा। इससे क्या साबित होता है? नहीं, इससे साबित तो कुछ नहीं होता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये बात भी पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इससे कुछ साबित होता है। नहीं, शायद आप ये बताना चाहते हैं कि इससे कत्ल की वजह जाहिर होती है, राइट? वेल देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी हैं, रोजमर्रा की तरह। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से वो लड़का कत्ल करने पर उतारू हो जाएगा। हो सकता है कि वही आखिरी 2 थप्पड़ हो जहां जब्त की इंतहा हो जाती। आखिर हर चीज की एक हद हुआ करती है जनाब। सही कह रहे हैं जी। और कुछ भाई साहब जी आप मुझे नहीं पता है मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है। अब यूं तो चाहे जिंदगी भर बात करते रहिए, बात वही रहेगी कि लड़का कसूरवार है। आप उसके पुराने रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। महज 10 साल की उम्र में उसने अपनी टीचर को पत्थर मारा, उसके बाद उसे बच्चों की अदालत में पेश किया गया। 15 साल की उम्र में उसे स्कूल है, कौन सा स्कूल है? रिफॉर्मेटरी स्कूल। हाँ, रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजा गया। वहां से निकलने के बाद उसने कई कार चुराई, चोरी चकारी की और चाकूबाजी में तो उस्ताद है। देख लीजिए कितना काबिल और भोला है आपका लड़का। 5 साल की उम्र से लेकर अब तक उसने अपने बाप से मार खाई है, रोजाना बिना नागा। और एक आध थप्पड़ नहीं, उसका बाप उसे लाते घुसे सब मारता। हाँ, उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी ऐसे ही करता, ऐसी कमीनी औलाद के साथ। एक मिनट। तो क्या आप इस मारपीट को इस कत्ल की वजह नहीं मानेंगे? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मारपीट की वजह से वो लड़का एक बहुत ही गुस्सेवार और झगड़ालू लड़का बन गया। अरे आजकल के सारे लड़के ऐसे हो गए, गुस्सैल, झगड़ालू, बिगड़े हुए, पूरी की पूरी नस्ल। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते।
देखिए साहब, इतने बदतमीज हो गए हैं लोंडे कि इन लोगों को बात तक करने की तमीज नहीं है। अरे जब मैं इस लड़के की उम्र में था ना, अपने बाप से आंख तक मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। बोलिए आपको कोई मिलेगा आपको ऐसा? नहीं, बताइए आपको मिलेगा कोई ऐसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते। लो, जरूरत महसूस नहीं करते। आपके कोई बाल बच्चे हैं? जी हाँ, 2। मेरा भी एक बेटा था। मुझे लगता है एक बार हम फिर से बेमतलब की बहस करने में लगे हैं। हम लोग ये जानने के लिए बैठे हैं कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया है या नहीं किया, ना कि ये जानने के लिए कि लड़के की परवरिश कहां हुई, कैसे हुई, किन हालातों में हुई। हम सब जानते हैं भाई, लड़के की परवरिश जो है वो पिछड़े और निचले तबके में हुई है। ऐसे माहौल में सिर्फ अपराध और अपराधी ही जन्म लेते हैं। और ऐसे माहौल से निकले लड़के हमारे सभ्य समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसे माहौल में सिर्फ और सिर्फ गंदगी पैदा होती है और मुझे गंदगी से कोई हमदर्दी नहीं। ये सब साले गंदी नाली के कीड़े हैं। सुनिए मिस्टर, मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। ऐसे ही गंदे माहौल में जिया हूँ, वही गंदी नाली में खेला हूँ। बैठ जाइए। और शायद उसकी बू अब तक मेरे जिस्म से आती है। और आपकी नजर में मैं भी कीड़ा ही। भाई साहब, इनका मतलब आपसे नहीं है। नहीं, इनका मतलब मुझसे ही है। नहीं, इसका मतलब आपसे नहीं, आप खामा खा गरम हो रहे। चलिए बैठिए, आप बैठिए, आप अपनी जगह बैठिए। भाई साहब चलिए, आपकी बारी। मेरी बात जी। मेरा ख्याल है आप लोग मुझे समझाएंगे कि लड़का कसूरवार क्यों है। यही तय हुआ। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो हैं जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ फंस गए हैं। आप ही क्यों नहीं बता देते? चाहते क्या है आप? भाई साहब, हम ये बात तय कर चुके हैं कि हम सब लोग कायदे से चलेंगे। कायदे से? अरे कौन सा कायदा? कैसा कायदा? भाड़ में गया आपका कायदा। क्या बच्चों वाली बातें हैं यार। बच्चों वाली? सुनिए मिस्टर, क्या मतलब है इसका? बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली। यानी कि ये सब जो मैं संभाल रहा हूँ आपको बचपना दिखाई दे रहा है? ठीक है, आप आना चाहते हैं, आप आ जाइए, संभालिए सब कुछ। आइए, आइए ना। क्यों खामखा गरम हो रहे हैं भाई? बैठिए अपनी जगह पर। आप मुझे मेरी जगह पर बताइए, समझे आप? ये नहीं कुर्सी संभालिए सब कुछ। मैं देखना चाहता हूँ कैसे संभालेगा, मुझे अच्छी तरह बताया कौन सा कमाल कर दिखाएंगे। बैठ जाइए भाई साहब, कोई हद हो गई यार। कहीं देखा है ऐसा? ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? मजाक कर रहा है। कोई बात नहीं भाई साहब, बैठ जाइए ना। क्या बच्चे वाली? आप आना चाहते हैं, आप आ जाइए। भाई साहब बैठिए, बैठिए। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर ये करेंगे देखिए, मैं जो महसूस करता हूँ उसे अभी कह दूँ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आए दिन कोर्ट में कार्रवाई देखता आ रहा, सभी सबूतों और गवाहों को सुनता आ रहा। मुझे इस केस में हर गवाह इतना श्योर, इतना निश्चित लगा कि मुझे एक अजीब सा शक होने लगा कि कोई भी इतना श्योर, इतना निश्चित कैसे हो सकता है। नहीं देखिए, हो सकता है कि मेरे शक का कोई मतलब ना हो। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मुझे बचाव पक्ष का वकील भी ज्यादा काबिल नहीं लगा। उसने बहुत सी बातें हाथ से जाने दी, छोटी छोटी बातें। अरे कौन सी छोटी छोटी बातें भाई? शायद आपको मालूम नहीं है, ये लोग छोटे मोटे सवाल तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनके जवाब देने पहले से ही पता होते हैं। और फिर डर भी होता है कि कहीं पूछने में कोई गलती हो गई ना तो बस। चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक वकील कमजोर और बेवकूफ दोनों इस पॉसिबल। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनों से हो गई है। देखिए, मैं बार बार अपने आप को इस लड़के की जगह पर रखकर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा, अगर इस लड़के की जगह मैं होता तो मैं एक दूसरे वकील की मांग जरूर करता। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर सामना करे, उसकी धज्जियां उड़ाए, या कम से कम उसकी कोशिश तो करे। देखिए, इस केस की पूरी बुनियाद सिर्फ 2 गवाहों पर टिकी है। मान लीजिए वो गलत हो तो क्या 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 कहा आपने? मान लीजिए वो गलत हो तो इसका क्या मतलब है? फिर तो गवाह रखने की जरूरत ही क्या है? देखिए, गवाह भी इंसान है और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। I don't think so. क्या आपको वाकई लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते? देखिए, इतना निश्चित तो कोई भी नहीं हो सकता ना। और ये कोई साइंस थोड़ी है जहाँ हर चीज निश्चित हो। एग्जैक्टली, ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज निश्चित हो। ओहो, अब जरा सबूतों की बातें कर ले हम लोग। हाँ, तो उस चाकू के बारे में बात कीजिए ना, जो आपके इस भोले भाले लड़के ने कत्ल की शाम को खरीदा था। उसके बारे में बात क्यों नहीं करते आप? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। अच्छा यही होगा कि हम अपने अपनी बातें से। अरे जिसे जो कुछ कहना वो खुद कह लेगा। तुम चुप रहो और बैठो अपनी जगह। चलो चलो बैठो बैठो। हाँ, तो उस चाकू के बारे में बात कीजिए जो आपके इस भोले भाले लड़के ने कत्ल की शाम को खरीदा था।
और अदालत में इस बात से इकरार भी किया, तो उसके बारे में बात क्यों नहीं करते आप? ठीक है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। आप एक काम करते हैं, वो चाकू यहाँ मंगवाते हैं और देखते हैं। चाकू? वो चाकू मंगवाइए। चाकू यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है, जबकि हम सब लोग उसे अच्छी तरह से अदालत में देख चुके हैं। भाई साहब आप ही बताइए ना, ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? देखिए, जो चीजें सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जा चुकी हैं, उन्हें देखने का पूरा हक है। बहरहाल आइए क्या करके उस सबूतों पर गौर कर लें। नंबर 1, लड़का अदालत में करार कर चुका है कि कत्ल वाली रात के 8 बजे वो अपने घर से निकलता है अपने बाप से झगड़कर, और उसके बाद झगड़कर नहीं, उसने कहा था बहुत मार खाकर। झगड़ने और मार खाने में बहुत फर्क है। लड़का रात को 8 बजे अपने घर से निकलता है अपने बाप से मार खाकर। अब ठीक है जी। नंबर 2, लड़का घर से निकलकर सीधा उस दुकान पर जा पहुंचा जहां से उसने वो चाकू खरीदा था। नंबर 3, वो चाकू हम सब अदालत में देख चुके हैं, वो कोई मामूली चाकू नहीं है, सब्जी काटने वाला। नंबर 4, वो दुकानदार जिसने वो चाकू उस लड़के के हाथों में बेचा था, अदालत में करार कर चुका है कि उसे बेचने के बाद वैसा चाकू दोबारा उसकी दुकान पर कभी आया ही नहीं। नंबर 5, वो चाकू लेकर लड़का अपने 3 दोस्तों को एक होटल के कमरे में मिलता है रात के तकरीबन 8:45 पर। मैं ठीक हूँ? हाँ, शर्तिया ठीक है। और आप भाई साहब जरा गौर से सुनिएगा इनकी बात, इन्हें अच्छे से पता है कि बात किस तरह की जाती है। जी शुक्रिया जी। तकरीबन 1 घंटा यानी कि 9:45 तक वो लड़का अपने तीनों दोस्तों के साथ उस होटल के कमरे में रहता। नंबर 6, उन तीनों दोस्तों ने अदालत में उस चाकू को पहचाना है और अपना बयान दिया है कि वही चाकू है जो उस रात उस लड़के के हाथों में देखा गया। नंबर 7, वो चाकू लेकर लड़का रात के 10 बजे अपने घर वापस आ जाता। बस यहीं से मुझे उस लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में फर्क नजर आता है। लड़के का कहना है कि जिस वक्त उसके बाप का कत्ल हुआ वो फिल्म देखने गया। फिल्म देखने के बाद जब वापस अपने घर वापस लौटता है, उसे अपने बाप की लाश मिलती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आइए उस चाकू के बारे में बात करते हैं। जब उस लड़के से पूछा गया कि भैया वो चाकू कहाँ है, तो उसके पास एक मासूम सा जवाब तैयार मिला। कहता है मेरी जेब फटी हुई थी और सिनेमा हॉल जाते समय या वहां से लौटते वक्त वो चाकू उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया। आइए एक बार उस नाइट शो फिल्म की बात कर लें। नाइट शो फिल्म रात के तकरीबन 9:30 बजे तक शुरू हो जाती है। लोग उसको इंटरवल के बाद भी देखने जा सकते हैं। फिल्म अगर लंबी भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 11:15, 11:30, 12:30 तक खत्म हो जाती है। लड़का आराम से पैदल चलकर अपने घर 1:15 बजे पहुंच सकता था। लड़का 3:15 बजे अपने घर पहुंचा। इतना वक्त उसे क्यों और कहां लग गया, जब उससे पूछा गया तो उसके पास फिर से एक मासूम सा जवाब तैयार मिला। कहता है चाकू ढूंढ रहा था रात को अंधेरे में। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि उस रात लड़का फिल्म देखने गया ही नहीं था। उसे फिल्म का नाम तक याद नहीं था, उसमें कौन कौन से कलाकार काम कर रहे हैं उसे ये भी मालूम नहीं था। इसके अलावा किसी शख्स ने उसको अंदर या बाहर जाते नहीं देखा। हकीकत में कुछ इस तरह से हुआ होगा। उस रात वो लड़का अपने घर पर ही रहा। उसका अपने बाप के साथ एक बार फिर से झगड़ा होता है। इस बार गुस्से में आकर वो अपने बाप के सिर में चाकू घोंपता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हाँ, घर से निकलते वक्त उस लड़के को एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद है। उसने चाकू के हत्थे से अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ कर दिए। जी लीजिए भाई साहब, जरा ध्यान से, बहुत तेज है। अब आप कहेंगे कि ये चाकू उस रात उसकी जेब से कहीं गिर गया होगा और राह चलते किसी अजनबी ने उस चाकू को वहां से उठाया, उस लड़के के घर गया और यूं ही मजाक मजाक में उसके बाप के सीने में उतार दिया। जी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये चाकू उस लड़के की फटी हुई जेब से सचमुच कहीं गिरा और किसी और ने बिल्कुल ऐसे ही चाकू से उसके बाप का कत्ल कर दिया। जरा गौर से देखिए चाकू। ऐसा चाकू मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और ना ही उस दुकानदार ने उसे बेचने के बाद उस रात को बिल्कुल ऐसे ही चाकू को कोई और इस्तेमाल कर रहा था। इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन हो भी सकता है। मैं कहता हूं मुमकिन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता जी।
चाकू आपको कहां से मिला? कल रात में यूं ही सैर कर रहा था, तो सैर करता करता इस लड़के के इलाके की तरफ चल पड़ा। वहां मुझे ये चाकू एक छोटी सी दुकान में सिर्फ 30 रुपए में मिला। आप जानते हैं किस तरह के चाकू को खरीदना कानूनन अपराध है? जी हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने कानून तोड़ दिया। वाह, क्या कमाल कर दिखाया आपने। आप ठीक है, ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन इससे साबित क्या होता है? यही कि ऐसे 10 चाकू और हो सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या तुमने? लाखों में मुश्किल से एक बार ऐसे हो सकता है। सुन लिया? लेकिन मुमकिन है। मैं नहीं मानता। देखिए, यहाँ भीड़ लगाने का कोई फायदा नहीं। चलिए बैठिए। चलिए। सबसे बढ़िया आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल वैसा चाकू मिल गया। आश्चर्य की बात? एक सेकंड, आश्चर्य की बात कैसे हुई? नहीं, आपको क्या लगता है कि इससे कुछ साबित हो गया? नहीं भाई साहब, मैंने बस अपनी बात रखी। अरे क्या मैंने अपनी बात रखी है? अच्छा एक बात बताइए, आपके इस भोले लड़के ने ये चाकू क्यों खरीदा था, बताइए मुझे। ये अपने दोस्त को। हाँ, मुझे मालूम है कि अपने किसी दोस्त को ऑपरेशन करने के लिए खरीदा उसने। बकवास है एकदम। अच्छा ये बताइए, उसने चाकू कब खरीदा था? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद। कितने? 1.5 घंटे बाद। और ठीक 3.5 घंटे बाद वही चाकू उसके बाप के सीने में घुमाव मिलता है। हाँ, दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था और देखना चाहता था कि धार तेज है नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये उन सवालों में से एक है जो मैं अदालत में पूछना चाहता हूँ। अगर लड़के ने ये चाकू अपने बाप का कत्ल करने के लिए खरीदा था, तो कत्ल से 2 घंटे पहले अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? ये क्या बकवास है? लड़के ने झूठ बोला और आपको भी मालूम है ये बात। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या ख्याल है? अरे भाई, क्या बेवकूफी भरा सवाल है। एक क्षण उसने झूठ कहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा जवाब आप जानते हैं, उसने झूठ बोला है। और आप? नहीं, मुझे लगता है कि शायद एक सेकंड, शायद कैसे? एक सेकंड रुकिए। आप भाई साहब, आप हैं कौन? आप इस लड़के के वकील हैं या रिश्तेदार हैं? अरे खामा इन्होंने यहाँ पर हम सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। देखिए, अभी भी हम यहाँ पर 11 लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही फैसला है कि लड़का तो कसूरवार है, बस। हाँ, और यहाँ पर आप किसी का फैसला नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप किसी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं तो अड़े रहिए। ऐसे फैसला नहीं होने वाला। शायद आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर चाहते क्या है आप? सारी रात यहीं बैठे रहे? देखो भाई, हम लोगों के लिए एक रात है, उस लड़के की पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए। भाइयों, किसके पास ताश की गड्डी है? I need a game of patience. या मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है, ये चाकू मुड़वाने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, किसी ने उस लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा है, और क्या सबूत चाहिए आपको? खामखा बहस किया जा रहे हैं। देखिए, वहां धंधा चौपट हो रहा है मेरा, जो कहना जल्दी कीजिए और छुट्टी दीजिए सबको। चाकू का बात बहुत अहमियत रखता है इस केस में। पूरा एक दिन सरकारी वकील इसी पर खर्च किया। सरकारी वकील, अरे मैं पूछता हूँ, सरकारी वकील चीज ही क्या है? जुम्मा 8 दिन की वकालत है उसकी, 50वां 60वां असिस्टेंट होगा। अरे जानता है क्या भाई साहब वो? अच्छा, चलिए, आप सब लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से वोटिंग की जाए। आप 11 लोग वोट डालेंगे, मैं हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर आप भी कसूरवार के पक्ष में 11 वोट आते हैं, तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा। हम लोग कसूरवार का फैसला लेकर अदालत चले जाएंगे। लेकिन अगर आप में से एक भी वोट बेकसूर के पक्ष में आया, तो हमें यहीं बैठकर बातचीत जारी रखनी होगी। बताइए, क्या राय है आप लोगों की? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ठीक। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। गुड। भाई साहब, ये इसलिए सबने बात जी, जल्दी से लिख दीजिए कसूरवार। जल्दी कीजिए। अरे भाई, लग रहा है कि लेकर आ गया। 10 कसूरवार, 1 बेकसूर। दिखा दिया किसी ने अपना हरामीपन। अरे कौन है ये गद्दार? बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं नाम नहीं बता सकता, वोटिंग सीक्रेट। सीक्रेट क्या मतलब है सीक्रेट का? मुझे अच्छे से मालूम है कि कौन है वो आदमी। वाह, क्या कमाल कर दिखाया आपने। नहीं, आपने पहले हम सबके साथ मिलकर कसूरवार को वोट दिया, और उसके बाद अचानक इन
नहीं है बेचारा बच्चा कितना गरीब, कितना दुखी कि बेचारे को मजबूर होकर कातिल बनना पड़ा, आपका दिल रो पड़ा, आपका हृदय परिवर्तन हो गया और अचानक से इन्होंने अपना वोट बदल दिया। अरे यार हदों के लीलेपन की भी तुम आदमी हो गधे, इसके समाज सुधार फंड में चंदा क्यों नहीं दे देते तुम? आप तमीज से बात कीजिए मुझसे। अरे आदमी होता कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाला? आप ऊपर से आने वाले कौन होते हैं? इससे बात करना मुझसे? छोड़िए ना। देख रहे आप? अरे छोड़िए, किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। अरे बिल्कुल आएगा मुझे गुस्सा। यहाँ पर हमें कातिल को फांसी के फंदे पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी आदमी आ जाता है बीच में अपना भाषण देने के लिए, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बताइए आप? चलिए छोड़िए भाई। अरे क्या छोड़िए? यहाँ पर एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है। देखना कल को वही कातिल सड़कों पर खुले सांड की तरह घूमता हुआ दिखाई देगा, तब क्या कर लेंगे आप? नहीं बताइए क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? अरे चिल्लाना बंद करिए और बैठिए। कुछ नहीं कर सकते, बैठिए। कुछ नहीं कर सकते, बैठिए। और कुछ कहना चाहता हूँ? माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में प्रजातंत्र हो और प्रजातंत्र में हम चाहे भारत के किसी भी कोने में रहें, चाहे उत्तर में या दक्षिण, हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और यह अधिकार, यह आजादी हमें संविधान देता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि लड़का बेकसूर है? नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ ही। दरअसल हमारे तमिलनाडु में ये कहाँ पटक रहे हैं? तमिलनाडु तमिलनाडु? देखिए यहाँ पर कोई नॉर्थ साउथ का कंपटीशन नहीं चल रहा है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तमिलनाडु में क्या? बैठ जाइए। और आपने अपना फैसला क्यों बदला? अरे आपको कैसे पता कि वोट मैंने बदला है? ये आपकी बातों से तो साफ साफ जनाब आली, वोट उन्होंने नहीं, मैंने बदला। अब आप इसकी वजह नहीं जानना चाहते? जी नहीं, मैं नहीं जानना चाहूँगा इसकी कोई जरूरत। लेकिन मैं अरे कोई जबरदस्ती है क्या? ये नहीं सुनना चाहते हैं, आप हमें बता दीजिए। देखिए, ये साहब हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेकस है, ये निश्चित नहीं है, इन्हें कोई शक। देखिए मेरे ख्याल से इतने लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होना, इतनी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आसान बात नहीं है। पर आए होने किसी अच्छे काफिले जुआ खेला एक सहारे के तलाश में जो मैंने इनको दिया, मैं इनके मकसद का एहतराम करता हूँ। मेरी नज़र में लड़का अभी भी कसूरवार है, लेकिन मैं अभी भी बहुत कुछ बातें जानना चाहता हूँ। तो वोटिंग की सूरत 10 के मुकाबले 2। क्या कहा? अरे आपका ये भाषण समाप्त हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। मुझे बताओ। चलिए छोड़िए, आप बैठिए। कोई और कुछ कहना चाहता है? मैं यहाँ जी, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोल सकते हैं। नहीं, आपने हाथ पहले उठाया था, आप बोल कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो काफी मामूली सी है, पर खैर देखिए, हम सब जानते हैं कि लड़के के पास अपने बाप का कत्ल करने का मकसद है, उसके पास मकसद है पिटाई वगैरह का। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया और क्यों किया? नहीं, मेरा मतलब यूं ही नहीं कोई बेवजह उठकर किसी का कत्ल करने पहुंच जाता है सिवाय किसी पागल के। मेरे हिसाब से तो ये भी एक पॉइंट है। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ इस बात का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि कत्ल इस लड़के ने किया या नहीं, किसी और ने किया और क्यों किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जानना पुलिस का काम है। ना 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 ना, इन साहब का पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। लड़के के बाप का कत्ल हुआ है भाई, अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर किसने किया? फिल्म स्टार दिलीप कुमार ने। नहीं, दिलीप साहब ऐसा नहीं कर सकते, प्राण साहब ने किया होगा। नहीं, प्राण साहब बंद कीजिए, बदतमीज मजाक। अगर आप लोगों के पास लतीफों के अलावा कुछ नहीं है बात करने के लिए, तो चुपचाप बैठिए और सुनिए। माफ कीजिएगा, मैंने तो बस यूं ही जरा सी स्टीम छोड़ी थी। जरा सी स्टीम छोड़ी थी। शायद आप हमें बता सकें कि लड़के के बाप का कत्ल किसने किया? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आइए एक बार लड़के के बाप के बारे में बात करें। लड़के का बाप सही मायने में कोई अच्छा आदमी, मेरा मतलब है कोई आदर्श नागरिक नहीं था। उसे एक बार जेल हुई, उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत है और वो अक्सर हारता था। शराब बहुत पीता था और पीकर लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता था। एक बार एक झगड़ा किसी औरत के पीछे हुआ जिसमें उसने किसी का हाथ तोड़ दिया। बहरहाल वो एक बहुत ही वैश्य और जालिम किस्म का व्यक्ति था जिसने कहीं भी कभी भी
6 महीने से ज्यादा काम नहीं किया। तो ये कुछ संभावना हो सकती है उसका कत्ल करने वाला उन लोगों में से एक हो सकता है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ हो, शराब के पीछे, जुए के पीछे या फिर किसी औरत के पीछे। अरे यार, लड़के का बाप एक बेकार किस्म का आदमी था, ये कहानी हम जानते हैं। आप दोबारा क्यों बता रहे हैं हमें? देखिए मैं बता नहीं रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया था उनका जवाब दे रहा हूँ। देखिए उन साहब से डायरेक्ट सवाल। अब हर आदमी यहाँ वकील बना हुआ है। चलिए मेरा एक और सवाल है। आपका सिर्फ सवाल है, लेकिन जो हकीकत है, फैक्ट्स है, उनका क्या होगा बताइए। अच्छा अब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। वो बूढ़ा जो नीचे रहता है उसने कहा कि उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके कुछ सेकंड के बाद उसे किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उसने किसी को सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागते हुए देखा। इस सब का क्या मतलब निकालेंगे आप? देखिए किसी आवाज को पहचानना इतना आसान नहीं है, खास तौर पर एक चीखती हुई आवाज को पहचानना, वो भी यकीनी तौर पर। आपको नहीं लगता कि उस बूढ़े से गलती हो सकती है? उसने ऊपर से आते हुए एक आवाज सुनी और उसने ये मान लिया कि ये आवाज उस लड़के की है। हद है यार, नीचे वाले बूढ़े ने लड़के के बाप के गिरने की आवाज सुनी और उसके 15 सेकंड बाद लड़के को घर से भागते हुए देखा। उसने लड़के को घर से भागते हुए देखा। और वो सामने वाली औरत, उसने भी लड़के को कत्ल करते हुए देखा। इतना काफी नहीं आपके लिए? कहिए। जी नहीं, फिलहाल मेरे लिए काफी नहीं है। हद हो गई यार, ऐसा लग रहा है किसी टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। एक मिनट। उस सामने वाले मकान में रहने वाली औरत ने कहा था उसने लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा, वो भी गुजरती हुई रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी में कुल 9 डिब्बे थे, आखिरी 2 डिब्बों के थ्रू उसने कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखा। उस औरत को इतनी छोटी छोटी बातें मालूम है यार, मेरी समझ से बाहर है। आप किस बात पर बहस करना चाह रहे हैं? बोलिए, इस बारे में क्या करेंगे आप? पता नहीं, मुझे कुछ जम नहीं रहा। तो ठीक है भाई, जब जम जाए तो मुझे बता देना। जम नहीं। अरे ये मेरी फेवरेट गेम है, खेलेंगे? लीजिए आइए ये मैं जीतने वाला हूँ। अरे क्या कोई जनाब एक बार फिर से ये लीजिए। आपको कहा था ना आप नहीं जीत सकते। अरे मैं जीतने वाला था क्या हो रहा है ये क्या बदतमीजी है? कॉपी वापस करो। यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा है। समझते क्या अपने आप को? मजाक हो रहा है यहाँ पर? अरे जब से आदमी इस कमरे में आए, की जिंदगी का सवाल है। देख रहे कैसे बात कर रहे मुझसे? देख रहे कैसे बात कर रहे मुझसे? एक थप्पड़ मारूंगा, सारी तबीयत खराब हो जाएगी, समझे तुम? चलिए बात खत्म हुई ना। अरे क्या बात खत्म होगी? माफी मंगवाइए पहले इनसे। अरे मांग लेगा माफी भी, माफी मंगवा के कोई बड़े हो जाएंगे आप? बैठिए। बैठिए आप। सारा माहौल खराब करके रखा हुआ। बैठ जाइए। जी आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, शुक्रिया। जी क्या कोई जनाब बता सकते हैं कि एक 100 की रफ्तार से दौड़ती हुई लोकल ट्रेन को किसी एक खास पॉइंट से गुजरने में कितना समय लगेगा? अब इससे क्या हो जाएगा? जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। अरे मुझे पता। कोई और कुछ कहेगा? आप? पता नहीं, 10-12 सेकंड। आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। कोई और? 23 सेकंड। जी नहीं। 19, 18। आप रहने दीजिए। हद हो गई यार, ये नहीं शुरू हो गया बच्चों का खेल। जी भाई साहब जी, ये मेरे विचार से अगर ट्रेन की लंबाई 150 गज है और 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है तो लगभग 15.4 सेकंड ठीक है। 15 सेकंड मान लेते हैं, 15 सेकंड मान लेते हैं। दशमलव। आप साबित कीजिए आप कहना क्या चाह रहे हैं? जी। एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का टाइम लगता है। अब मान लीजिए वो खास पॉइंट उस कमरे की खिड़की है जहां कत्ल की वारदात हुई। वो कमरा हम सभी ने देखा है। अच्छा, वो कमरा रेलवे लाइन के बहुत नजदीक है। कोई जनाब रेलवे लाइन के नजदीक रहे? जी जी। वो एक्चुअली हमारा हाउस पेंट का होता है, तो इस सिलसिले में रहा था मैं वहाँ 3-4 दिन। तो वहाँ शोर वगैरह होता है? हाँ, मगर कुछ दिनों में आदत सी हो जाती है। बिल्कुल सही। एक बार मैं भी रेलवे लाइन के नजदीक रह चुका हूँ। जब वहां से ट्रेन गुजरती है और खिड़की खुली होती है तो इस कदर शोर होता है कि बर्दाश्त करते नहीं बनता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। खुद की आवाज खुद को ही नहीं सुनाई देती। ठीक है, नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन इससे साबित क्या होता है? बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। पहली गवाही उस बूढ़े की है जो नीचे रहता है। उसका कहना है कि उसने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। और उसके 1 सेकंड बाद किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। 1 सेकंड बाद, ठीक। दूसरी गवाही उस औरत की है जो सामने रहती है।
उसका कहना है कि उसने रेलगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखा। आखिरी 2 डिब्बे, ठीक? हाँ ठीक है भाई, लेकिन इससे साबित क्या होता है ये बताएंगे आप? ये अभी हम सबने मान लिया कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि उस औरत ने ये वारदात ट्रेन की आखिरी 2 डिब्बों के थ्रू देखी। तो हम ये मान सकते हैं कि जिस वक्त लड़के का बाप फर्श पर गिरा, उससे तकरीबन 10 या 12 सेकंड पहले लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई उस नीचे वाले बूढ़े की खिड़की के पास से गुजरी। बूढ़े आदमी के बयान के मुताबिक, मैं मार डालूंगा तुझे आवाज, और किसी के फर्श पर गिरने की आवाज उसे उसी वक्त सुनाई दी जब लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई उसकी खिड़की के पास से गुजरी। आप सबको याद होगा जब हम उस कमरे में गए थे, वहां से एक लोकल ट्रेन गुजरी थी। इतने शोर में ये मुमकिन नहीं है कि उस बूढ़े को कुछ भी सुनाई दिया हो। ये क्या बकवास है? उसे बिल्कुल सुनाई दिया होगा। आपको वाकई लगता है कि उसने कुछ सुना होगा? बिल्कुल। बूढ़े का कहना था कि लड़के ने चीख कर कहा। कैसे कहा था? चीख कर। अगर उसने कुछ सुना होगा तो लोकल ट्रेन के शोर में आवाज पहचानी नहीं होगी। अरे यार, ये तो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात है कि एक सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, कोई भी इतना निश्चित नहीं हो सकता है। जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है, उसे इतना निश्चित, इतना एक्यूरेट होना जरूरी है। कि मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े ने कुछ भी सुना हो। मुझे भी। और वैसे भी भाई साहब इतने शोर में ये क्या कह रहे हैं आप लोग? भाई साहब की बात बिल्कुल सही लगती है। अरे क्या पागल हो गया? मतलब पूरा झूठ क्यों बोलेगा? क्या हासिल हो जाएगा बताइए? लोगों की नजर में अहमियत, शोहरत। आपके मुंह से तो हमेशा जैसे गीता बहती है। अरे लिखकर भेज क्यों नहीं देते गोरखपुर गीता प्रेस वालों को? अच्छे पैसे मिल जाएंगे इन्हें। सुनिए मिस्टर, देखिए आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अपनी जगह आपको पर बात करने की तमीज होनी चाहिए। अब आइंदा अगर आपने इनसे ऐसे बात करी ना तो ठीक नहीं होगा, बता रहा हूं। जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि अदालत में मैंने उस बूढ़े को बहुत गौर से देखा था। मेरे पास उसका को यहाँ से फटा था। वो धीरे धीरे चलकर अदालत में आकर खड़ा हुआ था और उसके बाएं पाँव में दिक्कत थी, तो जिसकी वजह से घसीट घसीट कर चल रहा था और शर्मिंदगी से छुपाने की कोशिश भी की। देखिए, मेरे ख्याल से आप लोगों से ज़्यादा मैं उसे समझ सकता हूँ। वो एक मामूली डरा हुआ सहमा गुमनाम आदमी, जिसका कभी कहीं जिक्र नहीं होता, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है किसी के लिए, अखबार में कभी नाम नहीं छिपा, इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी उससे कोई सलाह मांगने नहीं आता। ऐसे इंसान के दिल में एक हसरत होती है, एक तमन्ना होती है, कम से कम एक बार उसकी बात को सुना जाए। और अगर उसे ऐसा मौका मिल जाए तो मुश्किल है कि वो ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने। एक मिनट, आपके कहने का मतलब ये है कि बूढ़े ने झूठ इसलिए बोला ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत और शोहरत मिल जाए? नहीं, बूढ़े ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसने खुद को यकीन दिला दिया जो उसने आवाज सुनी ऊपर, वो लड़के ने जो बोला। आप भी इस वक्त वही नहीं कर रहे? अहमियत हासिल करने की कोशिश? मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। अहमियत, शोहरत। देखिए भाई साहब, इस तरह से जाति जज्बात का मुजाहरा करना मुनासिब नहीं होगा। हम लोगों से सभ्य लोगों की तरह बर्ताव किए जाने की उम्मीद की जा सकती है, इसलिए ध्यान रखें। बूढ़े ने लड़के की आवाज में मैं मार डालूंगा तुझे नहीं सुना, ये हम साबित कर चुके हैं। साबित कुछ नहीं हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि उसने सुना है, लेकिन ये फिर भी इतनी आम सी बात है जिसे हम रोज मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाँ, देखो बंटी, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। या क्रिकेट मैच देखते हुए बोलते हैं, कम ऑन कपिल देव, किल हिम। ऐसी बातें रोज हमारे मुंह से निकलती हैं, लेकिन हमारा मतलब सचमुच मारने से नहीं होता। सुनिए, उस लड़के का जुमला था मैं मार डालूंगा तुझे, और उसने ये बात पूरे गुस्से में ताकत से चिल्ला के कही थी। और जब भी कोई इस तरह से बात कहता है चीख कर, तो उसका मतलब वही होता है। नहीं भाई साहब,
दरअसल कुछ 10-12 दिन पहले दफ्तर में एक साथी के साथ मेरी बहस हो गई। वो कह रहा है उसने मुझे उल्लू का पट्टा कह दिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने भी उसे कह दिया कि मैं मार डालूंगा तुझे, पर मेरा मतलब सचमुच मारने से नहीं था। आप मेरी बात सुनिए, ये जो साहब है ना, ये हमें कुछ ऐसी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इस केस से, इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे लड़के ने कहा था मैं मार डालूंगा तुझे और उसने मार दिया, बस इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आपको? बीच में बोले जा रहे हैं, बैठिए आप अपनी जगह पर। अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या वाकई आपको ये लड़का इतना बेवकूफ लगता है कि ऐसी बात चीख कर करेगा ताकि आस पड़ोस वाले भी सुन लें? मुझे तो ये लड़का बहुत समझदार लगा। समझदार? वो साला अनपढ़ गवार, he don't even speak good हिंदी। माफ कीजिएगा, does not even speak good। अंग्रेजी कौन सा हमारी मातृभाषा है भाई? जी मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ, बेकसूर। जी मैं बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूँ। आपके इस फैसले की बुनियाद क्या है? इन साहब की कहानियां? अरे इन्हें तो कहो यार अपनी कहानियां बनाए और छापे किसी न्यूज़पेपर में। भाई साहब अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको। और यार सारे फैक्ट सबूत बनकर आपके सामने खड़े हैं। यहाँ तक कि अदालत में भी सभी का यही कहना था कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया। अरे उसका वकील देखा था, शुरू से आखिरी तक चुप था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि इसमें जरा भी दम नहीं है। अरे अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आया? देखिए, ऐसा कई बार हुआ है कि फैक्ट्स के आधार पर किसी आदमी को पकड़ लिया गया और उसे जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन 10 साल बाद, 12-15 साल बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि असली कातिल पकड़ा गया। ऐसी बातें हमें रोज अखबार में पढ़ने को मिलती हैं। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ। अजीब आदमी है जी। और आप लड़के का वकील था ना जो केस उसने लड़ा था, आपने नहीं, तो आप इतना क्यों तड़प रहे हैं? वकील भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ यार, इनसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बात कीजिए। देखिए, ये वकील कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया, इससे काफी कुछ साबित होता है। ये केस उसे दिया गया था, उसने लिया नहीं था। एक नए नौजवान वकील के लिए इस केस में कुछ भी आकर्षक नहीं था। नाम नहीं था, पैसा नहीं था और जीतने की संभावना भी नहीं थी। और केस मजबूती से लड़े जाने के लिए वकील को अपने मौके पर विश्वास होना जरूरी है। और जैसा कि आप अभी बता चुके हैं, उसे उस लड़के पर नहीं था और हो भी नहीं सकता सिवाय आपके। सारे मिलके मेरी फिल्म निकलवाओगे। माफ कीजिएगा, मेरा कुछ पॉइंट्स होता मैं मेरा घर का भी पॉइंट। सिर्फ एक सवाल। आप पूछिए, पूछिए। धन्यवाद। तो कत्ल हुआ आधी रात 12:10 और पुलिस ने उस लड़का को गिरफ्तार किया 3 या 3:15 के आसपास। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना कि अगर उस लड़का ने अपना बाप का कत्ल किया तो वो 3 घंटा बाद वापस वहां क्यों लौटा? क्या उस लड़का को पुलिस का डर नहीं होता? देखिए वो इसलिए वापस आया था ताकि अपना चाकू वहां से ठिकाने लगा सके। इस तरह किसी के सीने में चाकू छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ। देखिए वो लड़का जानता था कि वो चाकू को कुछ लोग देख चुके हैं, जिसे अदालत में पहचाना जा सकता है। बस इसलिए वो चाकू को हासिल करने के लिए वापस आ गया। अगर वो लड़का जानता कि वो चाकू अदालत में पहचान लिया जाता तो फिर वो चाकू वहां छोड़ता क्यों? शायद इसलिए कि कत्ल के फौरन बाद वो लड़का घबरा गया होगा। उसी घबराहट में वो चाकू वहीं भूल गया और कुछ देर बाद जब उसका दिमाग शांत हुआ, ठंडा हुआ, वो चाकू को लेने के लिए वापस आ गया। एक मिनट, आपका इस घबराहट का मतलब क्या है? अभी थोड़ा देर पहले आप खुद बोला कि कत्ल का फौरन बाद लड़का का दिमाग इतना ठंडा होता कि वो कत्ल के बाद चाकू का हत्था से अपना उंगलियों के निशान अच्छे से साफ करता। मुझे आप बताइए कि इस पूरा मामला में लड़का का घबराहट कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ? मैंने कहा ना वो अपना चाकू इसलिए वापस लेने आया था ताकि उसे ठिकाने लगा सके। ठिकाने लगा सके? कत्ल का 3 घंटा बाद? जी हाँ, 3 घंटे बाद। माफ कीजिएगा, अगर मैं उस लड़का की जगह होता और मैंने अपने बाप का कत्ल किया होता तो मैं उस जगह वापस लौट कर भी ना जाता। आपने कसूरवार का फैसला दिया ना, आप किसकी तरफ हैं? कि मैं किसी की तरफ नहीं होता और ना इसकी कोई जरूरत समझता। मेरे मन में एक सवाल उभरा तो पूछा। ना भाई, मुझे पता क्या लगता है कि अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो मैं वहां वापस जरूर जाता। हाँ, एक चांस होता, लेकिन मैं ये चांस जरूर लेता। उस लड़के ने सोचा होगा कि किसी की उस पर नजर ही नहीं पड़ी और उस लाश को भी किसी ने नहीं देखा। आफ्टर ऑल ये सारी घटना आधी रात को ही है ना,
उस लड़के को लगा होगा कि सुबह होने तक किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, वो औरत ने कोर्ट में बयान देता। वो कहता कि जब उसने उस लड़का को कत्ल करते देखा तो वो औरत जोर से चीखा। वो औरत ने चीखा तो वो चीख उस लड़का ने भी सुना और उसे पता लगना कि उसे कत्ल करते किसी ने देखी। अब इसके बाद वो लड़का वापस, ये बात मेरे कुछ गले नहीं उतरा। देखिए, इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह ये कि शायद उस लड़के ने वो चीख ना सुनी, जो कि कोई ज्यादा ऊंची ना रही हो, और दूसरी वजह ये, अगर उस लड़के ने वो चीख सुनी भी हो ना, तो शायद अपनी करतूत के साथ जुड़ा ना हो। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उस इलाके में चीख पुकार रोजमर्रा की बातें हैं। बोलिए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये भी हो सकता है। हो सकता है कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया। हो सकता है कि उसे सामने वाली औरत की चीख सुनाई दी हो सकता है कि कत्ल के 3 घंटे बाद दिमाग ठंडा होने पर वो चाकू घर वापस लेने आया। हो सकता है कि ये सारी बातें ऐसी हों, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो। मेरा ख्याल है कि हमारे पास काफी माकूल शक है, जिसकी वजह से ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि कत्ल के वक्त लड़का सचमुच घर में था या नहीं। हद हो गई यार, ये शख्स फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहा है। एक बात बताइए आप मुझे, 12:10 पर नीचे वाले बूढ़े ने लड़के को घर से भागते हुए देखा था कि नहीं? बताइए, देखा था कि नहीं? जी हाँ, उसने कहा, पर किसी का कुछ कहना इन साहब के लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। ये जिस बात पर यकीन करना चाहते हैं करते हैं, और जिस पर नहीं करना चाहते नहीं करते। ये भी कोई तुक हुआ? एक बात बताइए मुझे, लोग कोर्ट कचहरी में गवाही देने किस लिए आते हैं? हंसी मजाक उड़ाने या झक मारने? देखिए, यहाँ सबूतों को बदलने की कोशिश की जा रही है। बेवजह गवाहों पर शक किया जा रहा है। गवाहों से गलती भी हो सकती है। जी हाँ, जब आप चाहेंगे तो वो गलती भी करेंगे। आप चिल्लाना मत करेंगे। आप बस यही कहते रहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत चिल्लाने की है। अजीब बेतुकापन है। उसने देखा था, उसने नहीं देखा था, उसने सुना था, उसने नहीं सुना था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो अहम बातें हैं, बड़ी बातें हैं, आप सबके सब लोग भुला बैठे हैं। मैं एक बार फिर से वोटिंग करना आप चुप रहिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना। फिर से वोटिंग की मांग की गई है। अरे वोटिंग करने से क्या हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम, मुझसे पूछिए ना। मैंने आज तक नहीं देखी। जी, मेरे विचार से निर्दोष के पक्ष में वोटिंग करनी ठीक रहेगी। जी, तो जो लोग निर्दोष के पक्ष में वोट देना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। 1, 2 और 3। अभी भी वही स्थिति है, 3 निर्दोष और 9 दोषी। और यही बनी रहेगी, चाहे 36 साल तक झक मारते रहेंगे। माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदलता। क्या कहा तुमने? अरे क्या पागल हो गए आप फैक्ट्री की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई साहब आप ही ने समझाइए, क्या मजाक हो रहे हैं यहाँ पर? तो इसका मतलब 8 कसूरवार 4 फिक्स। सबके सब साले पागल हो गए हैं। सबके सब अपना वोट बदल रहे हैं इस घटिया और इस निकम्मे लौंडे के लिए। सब पागल हैं, समझ रहे अपने आप को। सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपना वोट क्यों बदला। कमेंट बताइए मुझे इसकी वजह, क्या आपने अपना वोट क्यों बदला? बताइए क्यों बदला वोट आपने? मैं अपनी राय के बारे में किसी को कोई सफाई देने का जरूरत नहीं समझता। मेरे मन में एक सवाल हो गया और मुझे माकूल शक है। मुझे लगता है इतना काफी। माकूल शक? ये क्या लफाजी है यार? एक सेकंड रुकिए। जरा गौर से देखिए इस चाकू को। जिस लड़के के लिए भी आपने बेकसूर का वोट दिया ना, उसी लड़के को इसी चाकू से अपने बाप का सीना चाक करते देखा गया। देखिए, जरा गौर से देखिए मिस्टर माकूल शक, देखिए। आप गलत चाकू ढाला है। गलत चाकू। आप होती है पागलपन की भी। यार ये आदमी पता नहीं कहां से तरह की चीजें निकाल के लेके आया है। यार किस बात का यकीन करें हम? कल को अगर इन अंकल जी और दारा सिंह के बीच कुश्ती का मैच हो गया ना, तब ये कहेंगे कि ये जीतेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या हम ये मान लें कि बूढ़ा बिस्तर से उठा नहीं, उसने दौड़कर दरवाजा खोला नहीं, इसने लड़के को सीढ़ियों से आते हुए देखा नहीं, ये सब सिर्फ उसने इसलिए कहा ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत और शोहरत मिल जाए। एक मिनट। क्यों? अब आप बोलेंगे गिराएंगे? क्या उस बूढ़े ने कहा कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला? दौड़कर खोलाओ, चल के खोलाओ, नाच के खोलाओ, यार दरवाजा खोला बस। दरअसल मुझे नहीं लगता कि वो बूढ़ा दौड़कर दरवाजा खोल सकता है। अब देखिए, जहां तक मुझे याद है उसने कहा था कि वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा। अरे भाई, उसने कहा था वो अपने बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला, सीढ़ियों से होते हुए गैलरी तक पहुंचा। आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं है? अच्छा,
उस बूढ़े का कमरा गैलरी से कितनी दूर है? क्यों? आपको नहीं पता? हमें तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर चीज के बारे में आपको पता है। जी नहीं, मुझे नहीं पता। मैं उस बिल्डिंग का नक्शा एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। हाँ, सारा केस ही दोबारा शुरू करवा देते हैं, ठीक रहेगा? वो नक्शा मंगवाइए आप। नक्शा क्यों भाई? एक आप ही हमेशा यहाँ पर जो हर चीज दोबारा देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इस बार वो नक्शा मैं भी देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा वक्त न बर्बाद किया जाए, समझा? देखिए भाई साहब, मुझे लगता है कि महज वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं है। हम वापिस इसे चेक करने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर हो, जो छड़ी के सहारे चलता हो, किस तरह अपने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलकर गैलरी पार करके सीढ़ियों तक 15 सेकंड्स में पहुंच सकता है। अरे उसने 20 सेकंड कहा था। उसने 15 सेकंड्स कहा था। उसने 20 सेकंड कहा था, ये खामा खा उसमें भी हाथ लिया। उसने 15 सेकंड कहा था। उसे क्या मालूम कि 15 सेकंड कितने होते हैं? 15 सेकंड कहा था, दावे के साथ। दावे के साथ, हाँ, दावे के साथ। वो एक सठाया हुआ बुढ़ा बिल्कुल आपकी तरह। अरे आधी बातें तो उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी, दावे के साथ वो क्या कहेगा? तुम बदतमीज हो। देखिए, और उसका दावा है कि उसे सीढ़ियों तक पहुंचने में 15 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब अगर कातिल ने कत्ल के फौरन बाद भागना, एक मिनट, हो सकता है वो फौरन बाद ना भागा हो। देखिए, उस बूढ़े का कहना है कि कातिल फौरन भागा था। अच्छा, बाल की खाल निकालने का कंपटीशन होना तो पहला इनाम आपका। मिस्टर मशाल, आप ये आग उगलना बंद नहीं करेंगे? जी नहीं, यहाँ पे बैठने के जो आपको पैसे मिलते हैं ना, उसके लिए सब आपको रखना पड़ेगा, मिस्टर एशियन पेंट्स। ये मेरे साथ है। अरे सुनिए, वो नक्शा आ गया आपका। जो करना जल्दी कीजिए और छुट्टी दीजिए सबको। लाइए जरा नक्शा मुझे भी दिखाइए। कोई बात नहीं भाई साहब, आइए गेम खेलते हैं। तो आइए एक बार टाइम नोट कर लेते हैं कि इस बूढ़े को सीढ़ियों तक पहुंचने में कितना समय लगा। आप एक्सक्यूज मी, क्या आप ये चेयर दे सकते हैं? शुक्रिया। अच्छा, तो मान लीजिए ये बूढ़े की चारपाई है। मैं यहाँ से 10 फीट नापूंगा, चारपाई से दरवाजे तक की दूरी चलकर। किसी को कोई एतराज तो नहीं? नहीं। ठीक है। अरे ये क्या ड्रामेबाजी है? मान लीजिए ये 10 फीट है, मान लीजिए। ठीक है, ये मैंने निशानी रखी। ये क्या दोबारा कर दिखाने वाली बात है? ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? आप मुझे करने देंगे? अब मैं 40 फीट नापूंगा, दरवाजे से सीढ़ियों तक की दूरी। ओके? अरे भाई, क्यों सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? देखिए, आपके उस बूढ़े के ज्ञान के मुताबिक इसमें सिर्फ 15 सेकंड का टाइम लगता है। मेरा ख्याल है इतना टाइम दिया जा सकता है। मैं सिर्फ एग्जैक्ट टाइम नोट करना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए मैं यहाँ के 2 चक्कर निकालूंगा। ठीक है? आप मुझे ये बता, क्या मैं ये छड़ी यूज कर सकता हूँ? हाँ लीजिए। ये पट्टा तो नहीं चाहिए? किसी भी घड़ी में सेकंड्स की सुई है? नहीं। ये बूढ़े की चारपाई है, उसकी छड़ी यहाँ कहीं आसपास होगी है सबने। तो जब आप टाइम शुरू करना चाहें तो अपने पैर से फर्श पर आवाज कर लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि वो लड़के के बाप की फर्श पर गिरने की आवाज। ओके, चलिए देखते हैं। जिंदगी में ऐसी ड्रामेबाजी मैंने आज तक नहीं देखी। तो हमें देखने दीजिए ना। मैं तैयार। अरे चलो शुरू करो यार। तो क्षमा कीजिए, मैं सुई के 12 तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये बूढ़ा उठा, ये उसने छड़ी उठाई और फिर उसने ये चलना शुरू किया। ये दरवाजा खोला। अरे हटो, इतनी धीरे थोड़ी चलता था वो। वैसे भी धीरे चलता है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तेज चल लेता हूँ। बंद करो ये तमाशा। ये घड़ी बंद
बंद करो, ये बंद करो सब कुछ, ये बंद करो, घड़ी बंद करो। हाँ, तो कितना टाइम हुआ? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 और पूरे 40 सेकंड। शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से जो हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ होगा। बूढ़े आदमी ने कुछ घंटे पहले बाप और बेटे का झगड़ा सुना और उसे कुछ देर बाद किसी के फर्श पर गिरने की धमक और सामने वाली औरत की चीख सुनाई। वो अपने बिस्तर से उठा, उसने सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश की, उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने ये मान लिया कि ये आवाज उस लड़के की है। मान लिया, मान लिया। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन जो यहाँ इस कमरे में इस छत के नीचे हो रहा है ना, उसकी कोई इंसान नहीं है। अरे जब से ये आदमी इस कमरे में आया, इसने हम सबको परेशान कर दिया अपनी कहानियां सुना-सुनाकर। पहले गरीबों के बारे में, फिर निचले तबकों के बारे में, उनके दुख और उनके आंसुओं के बारे में। और अगर तुम्हें कोई थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल हो रही है ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका दिल रो पड़ा है, तड़प उठा है, हाय हाय करने लगा बिल्कुल औरतों की तरह। लेकिन तुम किसी ख्याल में मत रहना। अरे तुम्हारी बातों का ना मुझ पर इतना सा भी असर नहीं होगा, समझे तुम? और आप सब लोगों को हो क्या है? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़का कसूरवार है। अरे इसे फांसी के फंदे पर होना चाहिए था। ऐसे लड़के को आप अपने हाथ से निकलने दे रहे, बता रहा हूं मैं आपको। क्या कहा आपने? हाथ से निकलने दे रहे हैं? आप क्या उसके जल्लाद हैं? हाँ, हूं मैं जल्लाद। क्या कर लोगे? तो फिर आप चाहेंगे कि फांसी की रस्सी भी आप ही खींचे? बिल्कुल। इस घटिया और इस निकम्मे लौंडे के लिए मैं फांसी का फंदा खींचने के लिए भी तैयार हूं। तरस आता मुझे। ए मिस्टर, मुझसे मत उलझना, समझे तुम? कैसा होता हुआ एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगे देखने की ख्वाहिश उभरती है? मैं कहता हूं चुप हो जाओ। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं, तब से किसी इंतकाम की हवस में तड़पते हुए पेश आ रहे हैं। आप इस लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं, इंसाफ के लिए, सिर्फ अपने लिए। आप इस लड़के के खून के प्यासे हैं। चुप हो जा कमीने, मैं मार डालूंगा इसे, मैं मार डालूंगा इसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा इसे। आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच मारने से नहीं है ना? माफ कीजिएगा, ये केस हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने हमें पूरी इज्जत के साथ यहाँ बुलाया और एक ऐसा आदमी के लिए फैसला लेने को कहा जिससे हमारा कोई जान बचा नहीं, और इस फैसले से हमें कोई नफा नुकसान नहीं होना। इसलिए हम सभी अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमें ऐसा ही बने रहना। मेरा मतलब कि हमें इस मामला को ज़ाती मामला नहीं बनाना। धन्यवाद। मेरा ख्याल है हमें एक बार और वोटिंग कर लेनी चाहिए। मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। जी हाँ, वही कहते हैं। तो क्या क्या था आप लोगों का? बताइए। ठीक है। पिछले वोट के हिसाब से 8 कसूरवार और 4 बेकसूर थे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फैसला क्या होगा। आप सब लोग मुझे अपनी अपनी राय बताइए। मेरी राय है कसूरवार। जी। बेकसूर। कसूरवार। जी। कसूरवार, बेकसूर। जी। बेकसूर। जी कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार। बेकसूर। गिल्टी। दोनों पक्ष बराबर हैं। 6 एक तरफ, 6 दूसरी तरफ। और इसी के साथ मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती है। 6 के मुकाबले 6। मैं सच कहता हूँ, एक कत्ल इस कमरे में भी होने जा रहा है। जिस तबके से आया है, जिस भी तबके से आया है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स की बात हो रही है। भाड़ ले गया। उनको तो आप जैसे कभी चाहे तोड़ मरोड़ लीजिए। यही बात पिछले 1 घंटे से ये साहब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में कुछ घुसता नहीं है। चीख चीख कर लोगों के कानों में पड़ते ये तक तो आ गया।
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं जानना जाओ यार, तुम भी हवा के साथ फड़फड़ा गए। ये दरवाजा क्यों खटखटाया आपने? जब आपको पता है मैं अंदर हूँ। मैंने नहीं देखा, वो तो ये भाई वो चला गया। मामा छोड़ो यार, तुम भी उन्हीं में से हो। एक ढूंढो तो हजार ढूंढते हैं। ये श्रीमान, आप मुझसे यूं बात नहीं कर सकते। साला कुत्ता। छह के मुकाबले छह। मजाक हो गया यहाँ पर। अरे किसी तरह से इन लोगों को बदला नहीं जा सकता। इन छह हरामियों का दिमाग नहीं बदल पाएंगे आप। जो मर्जी कर दीजिए। बदला जा सकता है। कैसे? तर्क से ही, गालियों से नहीं। तर्क मतलब आप हमेशा कायदे की बात करते हैं, कायदे की बात करते हैं। भाई साहब देखिए, काफी देर हो चुकी है, हमें शुरू करना चाहिए। चलिए बैठिए, शुरू कीजिएगा। बैठिए जल्दी बैठिए। आइए जल्दी हाँ आइए, देखिए मेरी बात सुनिए आप। मुझे लगता है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाले। चलिए अदालत चलते हो, कह देते हैं कि हमसे कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। चलिए। देखिए, मेरा मानना है कि अदालत अभी ये बात मंजूर नहीं करेगी। अभी हमने ज्यादा देर बातचीत का की, सिर्फ 1 घंटा बात हुई है हमारी। देखिए 5 लोग अभी तक आपके बहकावे में आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोग बेवकूफ है जो आपके बहकावे में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम किसी के बहकावे में नहीं, हमारी अपनी राय। हमें माकूल शक है। मुझे लगता है कि शायद आपको माकूल शक का मतलब नहीं पता। क्या बोला? साले जुम्मा 8 दिन हुए नहीं शहर में आए और हमें सिखाएंगे कि हमें क्या और क्या नहीं आता। अरे खास करके तू, तेरा तो शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक ही झटके में ये सारे बाहर वाले बंबई शहर के बात करके जाएंगे। ऐसे झगड़ना बंद करिए आप। बैठ जाइए। क्या हम थोड़ी देर के लिए बिना झगड़े नहीं रह सकते? बैठिए। देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर इन साहब को कुछ खास एतराज ना हो तो प्रोसिक्यूशन का एक अहम मुद्दा ये भी था कि फिल्म देखने के 1 घंटे बाद उस लड़के को ये भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या था और उसमें कौन कौन से कलाकार काम कर रहे थे। लड़के को याद नहीं था क्योंकि वो फिल्म देखने गया ही नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपने इस बयान को पुख्ता नहीं बना सका था। अच्छा, मान लीजिए उस लड़के की जगह पर आप होते जी, और आप ऐसे तनाव भरे माहौल से गुजर रहे होते जी, 2 थप्पड़ खाने के बावजूद अपने बाप से, तो क्या आप सारी बातें याद रख सकते? बिल्कुल। खास खास बातें तो जरूर याद रख सकता था। पुलिस के बयान के मुताबिक उस लड़के से उसी कमरे में पूछताछ की गई जिस कमरे में उसके बाप की लाश पड़ी। तो क्या आप तब भी सारी बातें याद रख सकते थे? हाँ बिल्कुल। मानसिक तनाव के बावजूद? जी हाँ, मानसिक तनाव के बावजूद। अदालत में उसे फिल्म का नाम याद आ गया और ये भी कि उसमें कौन कौन से कलाकार काम कर रहे थे। हाँ, तो कल वाली रात से लेकर अदालत तक लड़के के वकील के पास 3 महीने का समय था। इतना वक्त बहुत होता है किसी वकील के लिए उन तमाम जानकारी को हासिल करना कि किसी खास थिएटर में कौन सी खास फिल्म लगी है, उसमें कौन कौन कलाकार काम कर रहा है। मैं तो उस पुलिसमैन की गवाही पर ज्यादा यकीन करूंगा जिसने कत्ल के फौरन बाद लड़के का बयान दिया था, मानसिक तनाव हो या ना हो। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी पूछिए। कल रात आप कहाँ थे? अपने घर पर। और परसों रात? ओफो, अब ये क्या शुरू कर दिया आपने? कोई बात नहीं जी, तसल्ली कर लेने दीजिए इनको। परसों रात मैं अपने चैम्बर से फ्री होकर ऑफिस गया, बस 8:30 बजे तक घर आ गया। और उससे पिछली रात? उससे पिछली रात यानी मंगलवार। जी मंगलवार को मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था, उसके बाद दोस्त के साथ पार्टी में गया, उसके बाद 10 बजे तक घर वापिस आ गया। और सोमवार की रात? हाँ, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचा ना, तो मुझे बता देना। सोमवार को मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने मेरी मिसेज ने एक फिल्म देखी, उसके बाद हम डिनर करने गए, उसके बाद। आपने फिल्म देखी? जी। कौन सी फिल्म देखी? हाँ वो है ना, वो जाने दो यार, अच्छी फिल्म है। नहीं भाई साहब, मैंने भी वो फिल्म देखी है, उसका नाम है जाने भी दो यार। जाने भी दो यार। अगर आपने ये फिल्म जाने भी दो यार देखी है तो आपको ये भी याद होगा कि इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार काम कर रहे हैं। हाँ वो है ना, वो घुंघराले बालों वाला। नासिरुद्दीन शाह। नहीं भाई साहब, नासिरुद्दीन नहीं, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह। अच्छा, और कौन से कलाकार थे उस फिल्म में? बाकी सबके बारे में जानता नहीं, शायद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लड़के थे।
और तब आप किसी मानसिक तनाव से नहीं गुजर रहे। मेरा ख्याल है साबित हो गया। जी हाँ, बहुत बड़ा तीर मारा है। यकीनन बहुत बड़ा तीर मारा। इन साहब को 2-4 घटिया फिल्मी सितारों के नाम याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का फिल्म देखने गया था। देखिए, इन साहब के लिए अगर कुछ बातें भूल जाना मुमकिन है तो उस लड़के के लिए भी मुमकिन है। उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सब कुछ याद होना चाहिए। आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जुबान जमीन तक न लटक जाए। लड़का कसूरवार है, बात खत्म। खांसी की दवाई है क्या? जी भाई साहब, मेरे पास मिस्टर मशाल, टाइम क्या हुआ है? 6:55। आपकी मशाल बुझ गई। मैं ये चाकू देख सकता हूँ? जी जी, देखिए हम अभी भी वही अटके हुए हैं। 6 एक तरफ है, 6 दूसरी तरफ। किसी के पास कोई सुझाव है? मेरे पास एक आइडिया है। कहिए। क्यों ना खाना मंगा लिया जाए और साथ में लिटिल लाठी तो काट ली। जी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जी इरशाद। ये बात मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही है, पर फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तुम आप सबको ये बताना चाहूंगा कि अदालत में ये बात हो रही थी कि जो ये चाकू है, इसे ऊपर से नीचे की दिशा में मारा गया, ठीक? अरे यार, फिर से शुरू मत कर देना। 365 बार सुन चुके वही बकवास। क्या बात? ये बोलिए ना, क्या बात है? जब भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप अपने काम बीच में ला देते हैं। मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देते? क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे ना कि बहुत दिलचस्प था शुद्ध हिंदी में। हाँ, यही कहूंगा, चाहे शुद्ध हिंदी में सही, ये मेरा अधिकार है। सुनिए जनाब। और आप तो याद प्रजातंत्र के बारे में बात करेंगे। माफ कीजिएगा यार, आप हमेशा इतनी विनम्रता से बात क्यों करते रहते हैं? बिल्कुल उसी वजह से जिस वजह से आप नहीं करता। हमारा परवरिश तो जंगल में नहीं हुआ है। माफ कीजिए। तो मैं कह रहा था कि जो ये ऊपर से नीचे की दिशा में हमला करने वाली बात है, ये मेरे गले नहीं उतरती। वो इसलिए कि लड़के की ऊंचाई है 5 फुट 3 इंच और उसके बाप की ऊंचाई है लगभग 5 फुट 10 इंच, यानी दोनों में 7 इंच का फासला। और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि एक इंसान अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर ऊपर से वार कैसे करेगा। लाइए, जरा ये चाकू मुझे दिखाइए। जब तक आप देख नहीं लेंगे तब तक आपको विश्वास तो होगा नहीं। मैं दिखाता हूँ वार किस तरह किया गया था। आइए यहाँ मेरे सामने आइए। कोई और साहब है यहाँ जो मेरे सामने आएगा? कोई और? ओह, आइए। तो जरा गौर से देखिएगा, दोबारा नहीं करूंगा मैं आपके लिए। हाँ, तो मेरा कद आपसे 6-7 इंच छोटा होगा जी, शायद। लीजिए, मैं थोड़ा सा और छोटा हो जाता हूँ, अब ठीक है? तो ये रिलैक्स, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। आप ठीक है ना? तो देख लीजिए, ये रहा मेरे वार करने का तरीका। ये ऊपर से वार और खच से नीचे। अपने से ऊंचे कद वाले आदमी पर मैं इस तरह से वार करूंगा और इसी तरह से किया गया। शुक्रिया, गुड। ये चाकू आप मुझे दिखाएं। ये भाई साहब कैसे किया आपने बात? ऐसे ऊपर से नीचे? हाँ। अरे हाँ, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये केस तो बिल्कुल साफ है भाई। चलो छुट्टी दे दो सर। मुझे नफरत है इन सब चीजों से। इन्हीं सब में भला बड़ा किसी झगड़े वगड़े में चाकू चलते देखा आपने? सैकड़ों बार। आसपास के इलाके में ऐसी बातें रोजमर्रा की बातें। कितनी अजीब बात है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं सोचना चाहता नहीं था शायद। कुछ बातें होती हैं जिसे इंसान हमेशा के लिए भूल जाना चाहता है। बहरहाल ये चाकू इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे भी आपने करके दिखाया। इसे इस तरह से खोला जाता है, इस तरह से पकड़ा जाता है और ऊपर से नीचे वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। अच्छा, तो वार कैसे करते हैं? जी कुछ इस तरह से, और क्योंकि इसकी धार ऊपर की तरफ है इसलिए वार के बाद इसे नीचे से ऊपर कुछ इस तरह से फिराया जाता है ताकि वार ज्यादा गहरा
और सरदार हूं। और इसीलिए खास तौर पर इन चाकुओं को इस तरह से बनाया जाता है। एक सेकंड। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आपने क्या डिप्लोमा ले रखा है कत्ल करने का? ये देखिए, ये बात इसी तरह से किया गया था, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ तो ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? अच्छा, जब उस बूढ़े आदमी का कत्ल हुआ तो क्या आप उस कमरे के अंदर मौजूद थे? जी नहीं। पर क्या आप मौजूद थे? नहीं। तो फिर आप भी ये बात इतने दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये कत्ल इसी लड़के ने किया है। पर तो अब आप क्या कहेंगे? पता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? मेरा गाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठो किसी में। अब इस बहसबाजी से कुछ नहीं होने वाला। मेरी खोपड़ी बनाने का काम कर रहा है। मैं अपना फैसला बदल रहा हूं, बेकसूर। क्या भाई में जाओ, ये जवाब होता है? नहीं होता, अपने काम से काम रखो यार। हाँ, ये कोई जवाब नहीं होता। ये किस तरह का आदमी आप? पहले तो आप सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला देता, क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा का टिकट है, उछल कूद मचाना। और अब आप बेकसूर का फैसला देता है क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। माफ कीजिएगा, किसी की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं होता। इससे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ हरकत कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें आपको कोई हक नहीं मुझसे इस तरह से बात करने का। क्यों नहीं है? अगर आप बेकसूर का फैसला देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आप तंग आ चुके, बल्कि इसलिए कि आपको लगता कि लड़का बेकसूर। और अगर आपको लगता कि लड़का कसूरवार, तो वोट करना। या फिर आप में इतना हिम्मत नहीं कि जो आपको ठीक लगता है उसे आप कह सकते हैं। एक मिनट। कसूरवार या बेकसूर? बेकसूर। क्या? मुझे कोई सफाई देने की बंदिश नहीं है। मंत्री साहब बोलिए, क्यों कहा आपने बेकसूर? क्यों कहा आपने बेकसूर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़का कसूरवार है। मुझे लगता है इतना काफी। एक और बार वोटिंग कर लेते हैं। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई। मेरे ख्याल से हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा। जो लोग बेकसूर के पक्ष में हैं, वो लोग अपना हाथ क्या हो गया? और कसूरवार? तीन कसूरवार, 9 बेकसूर। यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप सब लोगों को हो क्या गया है? आप ऐसे कैसे किसी की भी कहानी पर यकीन कर सकते हैं जिसका कोई दुख ही नहीं है? देखिए, आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग, सर सोचिए आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आदमी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? मुझे तो ये आदमी पागल नजर आता है। इसे तो आगा के पागल खाने में होना चाहिए था, और आप लोग इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। देखिए, मैं जो उन लोगों के बारे में कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। वो लोग झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, हमेशा तक की बात करता हूं। वो लोग हमसे अलग है, उनकी सोच हमसे अलग है, उनकी जिंदगी हमसे अलग है। उन्हें किसी का कत्ल करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बीमारियां इन लोगों के अंदर घुसी हुई हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं,
तुम्हारा कानून तो मौत की नाक है, जिधर मर्जी चाहे घुमा लो। मैं तुम्हारे कानून की परवाह नहीं करता, और क्यों करूं कानून की परवाह? ये साले करते हैं कानून की परवाह। अब आप चुप हो जाइए। तू मुझे चुप कराएगा साले? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, and I mean it। क्या जरूरत थी इसकी? रुमाल मांगो। बहुत मुश्किल होता है इन मामलों में अपने जाति जज्बात को अलग रखना, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दरअसल सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, शायद पता होगी भी नहीं। बहरहाल हम में से 9 लोग ये सोचते हैं कि लड़का कसूरवार नहीं है, और ये सोचना भी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। हो सकता है कि हम गलत हैं, हो सकता है कि हम एक ऐसे लड़के को समाज में छोड़ने की गलती कर रहे हो जो सच में कसूरवार है, लेकिन हमारे पास माकूल शक है, और ये बचाव का वो नजरिया है जिसकी हमारे समाज में, हमारे कानून की नजर में बहुत अहमियत है। हम लोग अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, और हम तब तक किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते जब तक कि हम सब लोग पूरी तरह से निश्चित ना हो। आप तीन लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। शायद आप में से कोई समझा सके, कोई भी। भाई साहब आप कुछ कहिए। मैं कोशिश करता हूं। देखिए, कुछ पॉइंट्स आपके मुझे बड़े लॉजिकल लगे, जैसे कि वो आपने चाकू वाला पॉइंट बताया, इसमें आपने साबित किया कि जो वार है वो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर किया गया है, पर अभी भी वो लड़का मेरी नजर में कसूरवार है। इसकी 2 वजह मेरे पास। पहली वजह, उस सामने वाले मकान में रहने वाली औरत का बयान, जिसमें उसने कहा था कि उसने लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा। दूसरी वजह भी उसी औरत का वही बयान है जिसमें उसने कहा था उसने हाथ उठाकर लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा है, चाहे वो गलत ढंग से वार करते क्यों ना देखा हो। आइए एक बार उस औरत के बारे में बात करें। उस औरत का कहना है कि वो रात के 11 सवा 11 बजे तक अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही है। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रहती है, और जब 1 घंटे के बाद यानी कि 12:10 पर वहां से एक लोकल गाड़ी गुजरती है, उसके आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से उसने कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखा। ये गवाही अपने आप में चट्टान की तरह मजबूत गवाही है जिसे कोई हिला नहीं सकता। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए भी बस यही 2 गवाही काफी। जी बताइए, हम किस बिना पर उस लड़के को बेकसूर साबित करने में लगे? बताइए। समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा उलझा हुआ केस है। उलझा हुआ केस क्या है? हम किस बिना पर उसको समाज में छोड़ के कत्ल करने के लिए? देखिए, इतनी सारी दलीलें, इतने सबूत, इन सबको सही तरीके से सजाना बड़ा मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, सारी दलीलों और सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। अरे उस औरत ने देखा, और क्या सबूत चाहिए आपको? उसी ने किया क्या कत्ल अपने बाप का? आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मेरा वोट बदल दीजिए। लड़का कसूरवार है। वाह भाई साहब वाह, मतलब आया राम गया राम, जहाँ की हवा चली वहीं को होली है। तो भाई और कोई है जो अपना वोट बदलना चाहता है? कोई भी? भाई साहब आप, अरे आप तो लीडर हैं इस समाज सुधारक क्रांतिकारी कमेटी के, आपकी क्या राय है? मेरी राय वही है जो हमेशा से थी, ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। 10 बार बातचीत कर चुके हैं, आखिर कब तक हमारे बाबूजी अपना दल बदलते रहेंगे? तो बोलिए भाई, खत्म करें टंटा। देखिए, मेरा एक सुझाव है कि हम सब लोगों को ना अदालत चलना चाहिए। हम कह देंगे कि हमसे फैसला नहीं लिया गया, हमें एक वक्त तय कर देना चाहिए। मेरे ख्याल है कि 8 बजे का वक्त बिल्कुल मुनासिब रहेगा। हम माफ कीजिएगा, तबीयत खराब है। जी नहीं, शुक्रिया। तो मेरे हिसाब से 8 बजे। देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, वैसे तो बीच में टोकने के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप इस तरह से नाक चला रहे थे तो मुझे अचानक से कुछ याद आ गया। देखिए, मैं कोई जरूरी बात तय करना चाहता हूँ। मेरी बात ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट लूंगा।
एक मिनट। जी जी। हाँ, बताइए आप अपनी नाक को इस तरह से क्यों उठाया? मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए। नोट कीजिएगा, तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ की वजह आपका चश्मा। जी हाँ, मेरा चश्मा। हाँ, देखिए इस चश्मे की वजह से आपके नाक के दोनों तरफ काफी गहरे निशान पड़ गए हैं, बहुत परेशान करते होंगे। जी, आपको कोई तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी आंखें माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अरे तो खामा हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अच्छा हुजूर आला, इस खातून का दावा है कि उसने कत्ल की वारदात को अपनी आंखों से देखा है। मैंने उस अदालत में बहुत गौर से देखा। उसकी नाक के दोनों तरफ बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे कि इंसाफ, और उसने अपने नाक को बिल्कुल वैसे ही सहलाया था जैसे इंसाफ ने भी सहलाया। तो इससे साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि भाई उसकी नजरें कमजोर हैं, उसे चश्मा लगा हुआ है, और उस दिन अदालत में उसने चश्मा नहीं पहना था। चश्मा नहीं पहना था? हाँ। कमाल है, हम 12 लोग कब से इस मामले पर बहस कर रहे हैं। हमने से भी 11 लोगों को ये बात नहीं सूझी। अब एक्सक्यूज मी, क्या आप सोते वक्त चश्मा पहनते हैं? सोते वक्त कोई चश्मा नहीं पहनता। मुझे बात ढंग की लगती है। जिस वक्त वो औरत अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त भी उसने चश्मा नहीं पहना होगा। आपको कैसे मालूम ये बात? मेरा अंदाजा है, उस औरत का खुद का कहना है कि उसके पास समय नहीं था, और 1-2 सेकंड में चश्मा उठाकर पहनना और कत्ल की वारदात को अंजाम होते हुए देखना ये मुमकिन नहीं है। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। मेरा ये भी अंदाजा है, उस औरत का कहना है कि उसने उस लड़के को देखा अपने बाप का कत्ल करते हुए। मैं कहता हूँ उसे वो लड़का नहीं, कोई धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी। अरे यार, इन्हें हर चीज का कैसे पता चल जाता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब, हो सकता है कि वो किताब पढ़ने का चश्मा पहनती हो, या ये भी हो सकता है कि वो धूप से बचने का चश्मा पहनती हो। ऐसा हो सकता है। वो कुछ भी पहनती हो, लेकिन अब हमें उसकी नजर में शक है। उसकी आंखें खराब हैं। माफ कीजिएगा, 50 फीट की दूरी से बिना चश्मे के किसी आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल थी। जी जी, और ऐसी गवाही के आधार पर हम किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते। ये सब मुझे मत बताओ, तुम समझे? क्या आपको नहीं लगता कि उस औरत से गलती हो सकती है? नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आप बताइए, ये मुमकिन नहीं है? हाँ, ये मुमकिन है भाई साहब। सोच लिया लड़का बेकसूर है। हाँ, तो आपकी क्या राय है? मुझे अब इन सबसे कुछ लेना देना नहीं। आप सबके सब हरामी हैं। लेकिन आपको अपनी राय तो बतानी होगी। बेकसूर, भाड़ में दो। सबके सब एक नंबर के कमीने हो। आप क्या कहेंगे? अब मुझे कोई माकूल शक नजर आ रहा है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अमूमन मैं गलती नहीं करता, लेकिन आज न जाने कैसे लड़का बेकसूर है। नहीं भाई साहब, देखिए, एक आप ही थे हमेशा जो मेरी तरफ से लड़े थे, अब आप ही लड़े। अरे लड़का कसूरवारों से फांसी के फंदे पर पहुंचाना हमारा काम है। अब 11 बेकसूर और एक कसूर। और भी तो कितने सारे सबूत हैं, जैसे वो बूढ़ा है, डाकू है, और भी न जाने क्या क्या है। ये आप ही ने कहा था कि सब सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। मुझे कोई परवाह नहीं, ये मेरा हक है। बेशक आपका हक। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ लड़का कसूरवार है। आप उसकी वजह बताइए। मैं बता चुका हूँ उसकी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप ये बताइए कि आपकी नजर में लड़का कसूरवार क्यों है? तो सुनिए, अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर चीज, हर एक बात इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये वही सड़क पे सुट कर आया हूँ? अरे आप सभी लोग बहुत ही टुच्चे और कमजोर लोग हैं, बच्चों जैसा दिल पाया आप लोगों ने। मुझे डराने की कोशिश मत करना, समझे? मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कमरे में, इस छत के नीचे, इस सड़ी हुई कुर्सी पर बैठे रहने के लिए तैयार हूं। देखता कोई मेरा क्या कर लेता है। उस बूढ़े की बात क्यों नहीं लेते आप, जिसने सब कुछ सुना है? या फिर वो चाकू, क्योंकि इंसान को बिल्कुल वैसा चाकू मिल जाता है। अरे बूढ़े ने देखा लड़के को भागते हुए, इसमें कितने सेकंड लगते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? और भी तो कितने सारे सबूत है, जैसे वो चाकू गिर गया। अब इससे क्या साबित होता है कि बूढ़े ने लड़के को भागते नहीं देखा? कुछ साबित नहीं होता, इससे समझे आप देख नहीं रहे, यहाँ पर हर चीज का मतलब बदल दिया गया, हर चीज का। अरे इन्हें कैसे मालूम
कि वो चश्मा पहनती क्या नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अदालत में खड़े होकर यहां से अपनी नाक सलाई थी बस। और क्या सबूत चाहिए आपको? लड़के ने क्या कहा था चीख कर? बताइए क्या कहा था चीख कर? मैं मार डालूंगा तुझे। और किससे कही थी उसने बात? बताइए, आप बताइए किससे कही थी उसने बात? अपने बाप से, जिसने उसे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, और भी न जाने क्या क्या किया होगा उसने अपने बेटे के लिए। बदले में क्या मिला उसे? चाकू, 4 इंच गहरा चाकू यहां सीने में घुसेड़ के और खत्म कर दिया उसे हमेशा के लिए, ताकि दांत ना खानी पड़े। कोई कहने वाला ना हो कि ये अच्छा है करो, ये बुरा है मत करो। एक बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है एक बात। और मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मेरा बेटा, उसने मेरे गाल पर जोर से 2 बार थप्पड़ मारा, मुझे अकेला छोड़कर चले गया। मां मर गई, उसके गम में देखने तक नहीं आया, वो एक बार भी देखने तक नहीं आया अपनी मां को। मैं अकेला बैठा रहता हूं, दीवारों को घूरता रहता हूं, वीरान कब्रों में घूमता रहता हूं किसी प्रेत की तरह। सब कुछ बहुत खाली खाली लगता है, सब कुछ। ये जख्म, इस चाकू के जख्म से भी बदतर जख्म है, समझते हैं आप? नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझते आप में से। आखिर कितनी बार मरना पड़ेगा मुझे बताइए? और कितनी बार मरूं मैं अपने बेटे के लिए? ये है मेरा बेटा, गाल पर थप्पड़ मारा, चला गया एक बार, नहीं आया देखते भी नहीं आया। मुलजिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का है। उसे भी जीने का हक दीजिए। कम ऑन। बेकसूर। फैसला हो चुका है, लड़का बेकसूर। मैं ये फैसला लेकर अदालत में जा रहा हूं, आप सब भी जा सकते हैं। Saved a life. Done that.
अभी आपने प्रस्तुति देखी एक रुका हुआ फैसला, तो इस मंच पे जो आपने प्रस्तुति देखी एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए भी हम लोगों के लिए जीवन के लिए एक संदेश है कि हर फैसला भावनाओं में बहकर या सबूतों के आधार पर नहीं किया जा सकता। चलिए मैं इसी के साथ आप लोगों का अधिक समय नहीं लूँगा, मैं बुलाऊंगा इस नाटक के निर्देशक श्री अभिषेक शर्मा जी को कि पात्र परिचय करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं सच में इतनी अच्छी ऑडियंस हमें मिली शिमला में, और हम पहली बार शिमला आए हैं और पहली बार इस मंच पर हमने परफॉर्म किया है। हम चंडीगढ़ बेस्ड थिएटर ग्रुप है परंपरा आर्ट्स। मैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट शिमला का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं हमारे साथी हैं राजेश भारद्वाज जी, ये बहुत अच्छे कला प्रेमी हैं और खुद भी आर्टिस्ट हैं। मैं चाहूँगा कि सर आप मंच पर आइए। राजेश प्लीज मैं चाहूँगा कि आपसे मंच पर आइए और मैं आपका 2 मिनट का समय और लूँगा, जहाँ पर आपने लगभग 2 घंटे हमें हमारा साथ दिया। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आप और रहेंगे तो मैं इनका पात्र परिचय आपसे करवा पाऊँगा। जी आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमारे जसवीर सिंह, रजत मलोटिया, गौरव बस, रोहित शर्मा, नवदीप सहोटा, सुनील सिंह, भरत नारोलिया, वरुण शर्मा, बलोचन मलिक, अनुज चहल, हीरा सिंह, विशाल जोशी। हमारे साथ प्रकाश व्यवस्था पर थे अभिषेक इंदौरा, आगे मंच पर आएंगे। संगीत पर थे पीयूष भट्ट और सेट मेकअप का कार्यभार संभाला लवीश एंड पवन जी ने। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मंच पर आइए। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द राजेश सत्य जी आप स्वागत कीजिएगा इनका चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की ओर से। और मैं चाहूँगा राजेश जी आप प्लीज मंच पर इस सेंटर में आ जाइए। आप नाटक के कुछ रिव्यूज अगर आप हमें देना चाहें, कुछ अगले परिस्थितियों में हम लोग कुछ सुधार कर पाए तो प्लीज आप जरूर। सर प्लीज निवेदन है सर, आइए सर। सर हम तो निशब्द है, जो आपने देखा है वही सच है। बहुत बहुत बधाई सब आपको। अभिषेक शर्मा जी अपने आप में देखना बहुत अच्छे कलाकार है। ये चंडीगढ़ में जो टैगोर थिएटर है जिसने भी देखा होगा उसके डायरेक्टर हैं। उनकी तरफ से बहुत से हमारे हिमाचल के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, बार बार उन्हें बुलाते हैं और टैगोर थिएटर में जगह देते हैं, स्थान देते हैं जो बहुत महंगा है, लेकिन हिमाचल के कलाकारों को ये बिना पैसे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच आदरणीय मनजीत शर्मा जी जो जॉइंट डायरेक्टर है हिमाचल प्रदेश में लैंग्वेज आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट के, वो आज के इस नाटक में बतौर मुख्य अतिथि पधारे हैं। आप सब इनका ताली बजाकर स्वागत करें। और आदरणीय मनजीत साहब भी है, हमारे एक IAS ऑफिसर और भी साथ आए थे, वो उन्होंने पूरा नाटक देखा और इनके बारे में बता रहे हैं। अधिकारी हिमाचल सर्विसेज के, प्रशासनिक सर्विस के बहुत अच्छे अधिकारी और बहुत अच्छे लेखक भी हैं इनकी बैकग्राउंड। हमने इनकी किताबें भी पढ़ी हैं, इनकी किताबें भी छपी हैं बहुत सी। तो आज हमें आप सबको इन जो कलाकार हैं इनके बारे में वर्णन करना हमारे बस में नहीं है। ये बहुत अच्छा नाटक था, बहुत अच्छा। शिमला के लिए प्रेरणा स्रोत हमारे लिए नाटक देकर जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मन जाता है कि हम भी इस प्रकार के नाटक करेंगे, तो हमारे लिए हम इस काबिल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा आग्रह रहेगा मनजीत शर्मा जी से कि वो 2 शब्द कहें जरूर। नमस्कार। इस रुका हुआ फैसला को देखने के लिए आप रुके रहे, उससे ये फैसला तो हो ही गया कि आप साहित्य और कला के कितने बड़े प्रेमी हैं। अपने लिए आप जोरदार ताली बजाएं। मैं विशेष रूप से धन्यवादी हूँ
चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का, अभिषेक जी का जो डायरेक्टर हैं टैगोर थिएटर के और जिन्होंने इस नाटक का भी निर्देशन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं इनके कि ये नाटक लेकर यहाँ आए और 4 दिवसीय ये नाटक उत्सव यहाँ हुआ। सभी लोगों ने सराहा, सभी लोगों ने देखा, उसके लिए शिमला की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के राजेश आत्रेय जी सेक्रेटरी साहब यहाँ हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश की हमेशा ये सोच रही है कि प्रदेश के बाहर भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलकर के इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं जिससे संगीत, साहित्य, लेखन, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिले। हमारा एक MOU साइन हुआ है चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के साथ, जिसमें हमने फैसला किया है कि हमारे कलाकार प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी प्रस्तुतियाँ दें, चाहे वो नाटक हों, चाहे वो फोक डांसेस हों, सॉन्ग्स हों और चीज़ें हों, कला और साहित्य से जुड़ी हुई, संगीत कला से जुड़ी हुई चीज़ें, और उनके कलाकार हमारे यहाँ प्रदेश में आए और इस तरह की प्रस्तुतियाँ दें। ऐसा एक MOU हमारा चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के साथ हुआ है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखेंगे, चाहे वो नाटक हों, चाहे वो दूसरे कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, फोक डांसेस हों। इस तरह के कार्यक्रम हमारे और इनके सौजन्य से, हमारे और इनका जो MOU है, हमारा और इनकी जो समझ है, उससे और भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक बार पुनः राजेश आत्रेय जी का, अभिषेक जी का, इनके पूरे थिएटर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से आप सभी का, आप सभी आए तो ये कार्यक्रम सफल हो। धन्यवाद। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा और मैं निवेदन करूँगा भाषा संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक जी से कि वो इस नाटक के डायरेक्टर जो हैं और टैगोर थिएटर के जो डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा जी को टोपी शॉल देकर सम्मान प्रदान करें। आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ। इसी के साथ मैं भाषा संस्कृति विभाग और गेटेड ड्रामेटिक सोसाइटी की ओर से आप सभी का, दर्शकों का, इस मंच का और विशेष रूप से संगीत नाटक अकादमी जो चंडीगढ़ से हैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूं और मैं इस मंच के लिए आपसे एक जोरदार तालियां चाहूँगा और मैं निवेदन करूँगा राजेश आत्रेय जी से कि वो 2 शब्द बोलकर इस मंच से धन्यवाद करें। बहुत बहुत आभार। शिमला, हिमाचल, देवभूमि, वाह, इतना प्यारा स्थान, इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे दर्शक, वाकई हम धन्य हो गए। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सभी शिमला वासियों के लिए। यकीनन ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, फख्र की बात है कि हम 2 प्रदेश आपस में मिलकर के, जैसा मंजीत जी ने बताया कि एक MOU साइन होकर के हम कर रहे हैं। और मैं वायदा करता हूं आप सबसे कि अभी 4 दिवसीय जो नाटक उत्सव हुआ, नाट्य उत्सव, ये यकीनन अगली बार 7 दिवसीय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें न सिर्फ नाट्य बल्कि नृत्य और संगीत का भी समावेश होगा। और यही आमंत्रण, यही निमंत्रण, यही दोनों बाहें फैला करके स्वागत आप यहाँ के कलाकारों का भी है कि आप चंडीगढ़ में आइए, हम आपको अपने बाहों में भरेंगे, अपने दिल से लगाएंगे। ये मोहब्बत भी है दोस्तों जो आपके और हमारे बीच में है, क्योंकि कहते हैं ना कि मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता। मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता। ये मोहब्बत का ही नशा है दोस्तों, वरना पत्थर के घर को ताजमहल कौन कहता है। तो ये मोहब्बत है बिहारी जी, आपकी मंजीत जी, राजेश जी, आपकी पूरी टीम यहाँ जो भी हमारे बीच है। यस, गेटी के जितने भी टेक्नीशियंस यहाँ पर जो लगातार हमारा साथ देते रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम लोग यहाँ से आपका ये जो प्यार लेकर के जा रहे हैं, ये इसी तरह से हम आपके लिए भी बिछाएंगे। आप आइए चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ आपके लिए हमेशा स्वागत के लिए तैयार खड़ा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आत्रेय जी का। और मैं एक बार पुनः आपसे इस मंच के लिए और आप सभी के जोरदार तालियों के साथ आपका धन्यवाद।